हेलो एवरीवन, कैसे बच्चों बाटी आप सब बढ़िया एकदम। क्या हाल चाल। तो बच्चों आज की सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सुपर शॉर्ट करने वाले। सुपर शॉर्ट, हाँ जी सुपर शॉर्ट। सुपर शॉर्ट क्या है सर जी? तो सुपर शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर को हम सिर्फ और सिर्फ 40 से 45 मिनट के अंदर पूरा फिनिश कर देंगे और एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट नहीं स्किप करेंगे। ठीक है, हर एक चीज आपको कवर करेंगे इस सेशन में, लेकिन आपको जो है 40-45 मिनट एकदम कॉपी कलम लेकर या फिर स्क्रीन को ओपन करके एकदम बैठ जाओ और पूरे चैप्टर को अपने अंदर बसा दो। ठीक है, क्योंकि इससे बेहतर सेशन आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ये आपका बिहार बोर्ड का सबसे बेस्ट और सबसे बेहतर कंटेंट आपको हम आज प्रोवाइड करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि भाई आपको जो है क्लास के बाद इसका नोट्स भी चाहिए होगा, तो इसका नोट्स आपको मिलेगा इस वाले टेलीग्राम पे। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लो, इसको या तो स्कैन कर लो या फिर अभिषेक सर PW आप सर्च कर लो, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप जो है क्लिक करके वहां ज्वाइन हो जाना, वहीं पे आपको इसका नोट्स मिलेगा। ऊपर सर्च वाले ऑप्शन पे जाना और सर्च कर लेना इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड सुपर नोट्स। ठीक है, इस नाम से सर्च करोगे मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड सुपर नोट्स। बस इतना सर्च करना, आपको जो है इसका नोट्स मिल जाएगा बस। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के, क्योंकि हमें पूरे सेशन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, तो इसीलिए हम लोग बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। और देखो सबसे पहली बात कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बना है दो वर्ड से मिलकर। दो वर्ड कौन कौन से? तो पहला है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है आपका स्टैटिक्स। और इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ? तो बाबू यहाँ पे मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट। मतलब वह चार्ज जिसको हम लोग, वह चार्ज जो रेस्ट में रहता है, उस चार्ज की स्टडी को अगर हम लोग करेंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट होगा। वही चीज यहां लिखा हुआ है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स वह ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो क्या है कि उस चार्ज के बारे में बताता है जो हमारा रेस्ट में है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सब जो है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहली बात आती है कि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बोला गया है कि यह एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट का बाय व्हिच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्ज। किसी भी ऑब्जेक्ट का वह प्रॉपर्टी जो कि किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा जो कि अपनी तरफ अटैक करेगा। निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज है, दोनों को अगर सामने सामने ले आएंगे तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो वही चीज है कि यह एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि क्या करता है? बाय व्हिच एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्ज, जो कि किसी भी अदर चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। इसे ही अपन लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। यह जो है दो टाइप का होता है, पॉजिटिव जिसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, निगेटिव जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्जेस होते हैं? तो ये बातें याद रखो। प्रोटॉन पे जो है एक प्रोटॉन बराबर 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन में -1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज होते हैं। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि हमारा जो प्रोटॉन है और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे जो है सेम मैग्नीट्यूड है, लेकिन एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव निगेटिव जो है नेचर ऑफ चार्ज को बताता है। ठीक है, कि चार्ज हमारा किस नेचर का है। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड का बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। तो ये बातें क्लियर रखना। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन शोज द नेचर ऑफ चार्ज। लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है क्या शो करता है? तो नेचर ऑफ चार्ज को शो करता है। चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। चार्ज को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। और चार्ज बराबर क्या होता है? तो करंट इनटू टाइम होता है। क्या होता है बाबू? तो चार्ज बराबर करंट इनटू टाइम होता है, आई इनटू टी होता है। तो ये हमारा चार्ज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा? तो याद रखना, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, एम्पियर सेकेंड होता है, एम्पियर आवर होता है। ये सारे किसके यूनिट है? चार्ज के यूनिट है। ठीक है, सबको एकदम माइंड में बैठा के रखना। इसका जो डायमेंशन है चार्ज का वो क्या होगा मेरे भाई? 80 होता है। सीजीएस यूनिट अगर चार्ज का बोले तो सीजीएस यूनिट याद रखिएगा स्टैट कूलम होता है, जिसको हम लोग ईएसयू भी कहते हैं। स्टैट कूलम बोले या ईएसयू बोले, दोनों सेम चीज है। ठीक है, 1 स्टैट कूलम, एक स्टैट कूलम बराबर कितना होता है? तो 1/3 into 10 to the power minus 9 कूलम। ठीक है, ये हमारा एक स्टैट कूलम का वैल्यू होता है। अगर एक कूलम का बात करें तो एक कूलम बराबर होता है 3 into 10 to the power 9 स्टैट कूलम। ठीक है, तो दोनों वैल्यू याद रखना क्योंकि एमसीक्यू में बहुत बार आता है। ठीक है, चलो बाबू आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज कैसे होता है, कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होता है। तो देखो कोई भी बॉडी सबसे पहले क्या होता है? न्यूट्रल होता है। लेट सपोज ये जो बॉडी है ये न्यूट्रल है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। इस पे जितना प्रोटॉन है, जितना पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही हमारा निगेटिव चार्ज है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। ठीक है, तो अगर ऐसा है मतलब क्या है कि भैया ये हमारा बॉडी न्यूट्रल है। लेकिन अगर यहां से क्या करेंगे कि भैया हमारा जो कोई भी ऑब्जेक्ट से प्रोटॉन कभी भी नहीं निकलता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्रोटॉन एकदम पैक्ड होता है, प्रोटॉन कभी भी नहीं निकलता है, इलेक्ट्रॉन ही इधर उधर करते हैं, या तो निकलता है या तो आता है। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो हो सकता है कि हमारा बॉडी का जो है चार्ज चेंज होगा। कैसे? तो आ जाओ यहाँ पे समझते हैं।
देखो, ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से बॉडी विल बी पॉजिटिवली चार्ज। बॉडी क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। मतलब अगर हम लोग किसी बॉडी, न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, तो बॉडी कौन सा चार्ज होगा? बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्यों होगा पॉजिटिवली चार्ज? लेट सपोज यहां पे हमारा क्या है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन से छोटा हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा। जैसे समझो यहां पे जैसे एक बॉडी है, उस पे 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, पहले से 10 इलेक्ट्रॉन और पहले से 10 प्रोटॉन है। हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, क्या किए? एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो अब उस बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन हो गए और 10 प्रोटॉन हो गए। मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो गया। कौन बड़ा हुआ? प्रोटॉन। तो जो बड़ा होगा वो वोट जीत जाएगा, वो जीत जाएगा, मतलब प्रोटॉन जीत जाएगा, इसीलिए ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, तो मतलब क्या है? तो ये लाइन याद रखना, ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से बॉडी क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, फिर सेकेंड चीज क्या हुआ कि ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा या इलेक्ट्रॉन का गेन या इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन से बॉडी क्या होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, जैसे ये बॉडी है, इस पे क्या हुआ कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है आ गया, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ा। इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ा मतलब निगेटिव चार्ज का संख्या बढ़ा, निगेटिव चार्ज का संख्या बढ़ा मतलब ये जो बॉडी है वो निगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी बॉडी हमारा चार्ज कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के एडिशन से, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से। एडिशन से क्या होता है, रिमूवल से क्या होता है, ये भी आपके दिमाग में बैठ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्यू टू चार्जिंग ऑफ बॉडी, बॉडी के चार्ज होने से भी हमारा कुछ इफेक्ट पड़ता है मास के ऊपर। क्या क्या इफेक्ट पड़ता है समझो। ड्यू टू निगेटिवली चार्ज मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, अगर बॉडी पे निगेटिवली चार्ज आएगा तो मास ऑफ बॉडी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, अगर बॉडी पे क्या है कि निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज करने का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का संख्या घट रहा है। ठीक है, सॉरी, निगेटिवली चार्ज करने का मतलब क्या? निगेटिवली चार्ज कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो रहा है। तो मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन था तो अब 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना जी? 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10 प्रोटॉन हो जाएगा, मतलब भैया अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 20 आएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ोगे तो 21 आएगा। मतलब एडिशन से तुमने क्या देखा कि भैया बढ़ा, मतलब एडिशन हुआ, बढ़ा, तो निगेटिवली चार्ज हुआ, बढ़ने से निगेटिवली चार्ज, और निगेटिवली चार्ज होने से मास इंक्रीज करेगा, मास बढ़ेगा। लेकिन वही सेम चीज उल्टा, ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज के कारण मास क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, मास घटता है। कैसे? तो भैया हमारा इलेक्ट्रॉन का 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, तो भैया हमारा क्या हो रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन का संख्या घट रहा है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो किसी भी बॉडी से कुछ चीज चला जाएगा तो उसका मास घट जाएगा। तो ये लाइनें याद रखना कि निगेटिवली चार्ज से मास इंक्रीज करेगा, पॉजिटिवली चार्ज से मास डिक्रीज करेगा। ठीक है, और आपके पेपर में एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो हर साल आता है, जिसको हर बच्चे गलत करते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करना है ये चीजें। ठीक है, इफ बॉडी विल बी चार्जिंग इट्स मास, बॉडी अगर चार्ज है, भैया यहाँ पे कोई चीज नहीं बताया जा रहा है कि कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा कि हो सकता है कि पॉजिटिव हो या हो सकता है निगेटिव हो। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन में क्या इंक्रीज है, डिक्रीज है, में इंक्रीज है, डिक्रीज है, हो सकता है पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी, मतलब या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। तो सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आज के बाद इस क्वेश्चन को भी गलत मत करना। ठीक है, अब आगे आते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है? तो कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। सबसे पहला बाय रबिंग, रगड़न से। अगर किसी बॉडी को, कोई दो न्यूट्रल बॉडी है, उसको हम लोग आपस में रगड़ते हैं, आपस में जो है रब करते हैं, तो रब करने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण क्या होता है कि दोनों बॉडी हमारा चार्ज होता है। जैसे ये ग्लास रॉड है, ये हमारा वूल क्लॉथ है, दोनों अभी क्या था? दोनों हमारा जो अभी न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग रगड़ने लगे तो रगड़ने से क्या हुआ कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड से जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा निकलकर इस ऊल पे चला गया। तो जैसे ही ग्लास रॉड से निकलकर गया, मतलब यहां से निकला, तो यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, और गया मतलब इस पे निगेटिव चार्ज गया, तो निगेटिव चार्ज गया मतलब ये हमारा निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये चीजें होता है। अब बोलोगे भैया ये कैसे हुआ, किससे किस पे जाएगा? तो जिसका हायर पोटेंशियल होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, मतलब जिसके पास जो है ना इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। जैसे यहाँ पे ऊल है, ऊल क्लॉथ है, ऊनी कपड़ा, इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? तो ये जो रॉड है, ग्लास रॉड है, उसके कंपैरिजन में, इसीलिए। ठीक है, तो पहला मेथड ये हुआ बाय रबिंग। दूसरा मेथड क्या हुआ? बाय कनेक्टिंग अनचार्ज बॉडी टू चार्ज बॉडी। ठीक है, कि अनचार्ज पार्टिकल को किसी चार्ज पार्टिकल के साथ अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा जो अनचार्ज बॉडी है वो भी चार्ज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैसे मान के चलो ये हमारा एक बॉडी है जो कि निगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये जो बॉडी है इस पे हमारा कोई भी चार्ज नहीं था, इस पे हमारा कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको कनेक्ट किए, जैसे हम लोग एक वायर लिए और इसको कनेक्ट किए, तो इलेक्ट्रॉन का यहां से ट्रांसफर हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन जाकर इस पे गया, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन गया, तो ये बॉडी भी क्या हो गया? तो ये बॉडी भी हमारा निगेटिवली चार्ज हो गया। तो दूसरा मेथड क्या है? बाय कनेक्टिंग अनचार्ज बॉडी टू चार्ज बॉडी। अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी से कनेक्ट कर देंगे तो दूसरा जो वाला जो बॉडी है जो अनचार्ज है वो भी हमारा चार्ज हो जाएगा। बस सिंपल सा बात है। तीसरा मेथड क्या है? तो तीसरा मेथड बहुत फेमस मेथड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या चार्जिंग बाय इंडक्शन।
ठीक है, यहाँ पे क्या, मैं एक बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, थोड़ा सा यहाँ पे गलती है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, ये इंडक्शन का स्पेलिंग जो है ना सही कर लेना। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, आ जाओ। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है मेरे भाई, तो समझना यहाँ पे चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में क्या कहता है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है ना कि हम लोगों का जो बॉडी है, कोई अनचार्ज बॉडी है, वो हमारा चार्ज हो जाता है विदाउट फिजिकल टच, बिना फिजिकल टच करवाए। मतलब जैसे मान के चलो ये हमारा अनचार्ज बॉडी है, ये हमारा चार्ज नहीं है, हम लोग इसको जो है चार्ज करवाना है, तो हम लोगों को बिना फिजिकल टच, बिना इसको किसी चार्ज बॉडी से टच करवाए हुए चार्ज कर देंगे, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन चार्ज द बॉडी विदाउट फिजिकल टच। ये प्रोसेस है जिसमें हमारा जो बॉडी है बिना फिजिकल टच क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। जैसे समझो यहाँ पे ये जो बॉडी था, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, समझना, बट ये जो ए नंबर का बॉडी है, ये दोनों जो है क्या है, अनचार्ज है, ए और बी दोनों अनचार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो ए और बी न्यूट्रल है। हमने क्या किया कि इस ए और बी को, ठीक है, यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है, यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है, इस ए और बी को आपस में रखा और यहाँ पे जो है बिना फिजिकल टच करवाए हुए हमने एक जो है क्या लाया, तो एक हम लोग निगेटिव चार्ज के रॉड को लेकर आए। जैसे निगेटिव चार्ज के रॉड को लेकर आए तो क्या हुआ कि अब भाई न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है मतलब क्या, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बराबर है उस पे, तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज बराबर है, लेकिन चार्ज तो है ना, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज तो है ना उस पे। तो ये क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव अपनी इस रॉड की तरफ आ गया, निगेटिव उधर भाग गया, देख रहे हो यहाँ पे बी की तरफ भाग गया। अब क्या हुआ, धीरे से हम लोग क्या किए कि इस वाले रॉड को हटा दिए, तो इस ए पे या फिर इस रॉड को यहाँ रख के हम लोग क्या किए कि ये जो बी है इसको जो है हटा दिए। तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है, सेपरेट हो गया, चार्ज चार्ज का सेपरेशन हो गया। ठीक है, लेकिन धीरे से क्या करिए कि इस बी को, निगेटिव चार्ज है, इसको जो है इस वाले रॉड को यहीं रखें और इस बी को थोड़ा सा हटा दिए, देखो घसका दिए, यहाँ से इसको घसका दिए, तो जैसे ही घसकाएंगे तो इस पे तो निगेटिव चार्ज से बच जाएगा और इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। ठीक है, फिर धीरे से क्या करेंगे, इस वाले रॉड को भी हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो इस ए पे पॉजिटिव चार्ज, बी पे निगेटिव चार्ज हो गया। मतलब आपने देखा कि भैया ए और बी दोनों आपस में सटा हुआ था, लेकिन ये जो हमारा था, ये जो रॉड था, ये सटा हुआ नहीं था, इसको हम लोग बस पास मिलाए हैं, तो जितना भी पॉजिटिव था उसके तरफ चला गया, निगेटिव उसके तरफ चला गया, और ए और बी दोनों एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, याद रखना। ठीक है, विदाउट फिजिकल टच अगर हम लोग किसी बॉडी को चार्ज करेंगे तो वो चार्जिंग बाय इंडक्शन कहलाएगा। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है कि अर्थ के साथ चार्ज को शेयर करना अर्थिंग कहलाता है। ठीक है, इसका जो अगर हम चार्ज का प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज करके लिख लेना। कुछ प्रॉपर्टीज होता है, जैसे पहला प्रॉपर्टी है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को नहीं तो क्रिएट किया सकता है, नहीं तो डिस्ट्रॉय किया सकता है। मतलब समझ रहे हो, मतलब चार्ज को नहीं तो बना सकते हैं और नहीं तो नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, नया चार्ज नहीं तो बनेगा नहीं तो नष्ट होगा। ठीक है, तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दूसरा हो गया लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, दूर दूर भागता है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव दूर दूर भाग रहा है, निगेटिव निगेटिव दूर दूर भाग रहा है। ठीक है, जैसे लड़का लड़की दूर दूर भागता है, लड़की लड़की दूर दूर भागती है, उसी तरीके से। ठीक है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जैसे लड़का लड़की एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है ना, तभी तो भाई प्यार होता है, मोहब्बत होता है, तो वही वाली बात है। ठीक है, तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, अनलाइक चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये हमारा तीन प्रॉपर्टीज है चार्ज का, एकदम दिमाग में बैठा के रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, कुछ और भी प्रॉपर्टीज है, जैसे सबसे पहला क्या है कि नेचर ऑफ एडिटिविटी। मतलब किसका नेचर ऑफ एडिटिविटी, चार्ज का। तो चार्ज का जो नेचर ऑफ एडिटिविटी होता है, मतलब ये कि चार्ज का जो एडिशन करने का जो प्रोसेस होता है, मतलब चार्ज को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, तो चार्ज को जोड़ने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है, कोई भी बॉडी अगर है हमारा, कोई भी बॉडी है हमारा, तो जिस बॉडी पे हमारा जो चार्ज होगा, ठीक है, वो क्या होगा, तो अलजेब्रिक सम, टोटल चार्ज का अलजेब्रिक सम हमारा क्या कहलाएगा, नेचर ऑफ एडिटिविटी। ठीक है, मतलब कि हमारे किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल जितने चार्जेस हैं उनका अलजेब्रिक सम कर दो, वही हमारा क्या होगा, टोटल चार्ज होगा। बस यही है नेचर ऑफ एडिटिविटी में कि चार्ज जो है कैसे ऐड होता है, तो सिर्फ और सिर्फ याद रखो अलजेब्रिक सम से। कैसे, अलजेब्रिक सम से। जैसे यहाँ 10 कूलम है, माइनस 10 कूलम है, यहाँ माइनस 5 कूलम है, यहाँ 20 कूलम है, प्लस 20 कूलम है, यहाँ जो है प्लस 25 कूलम है, यहाँ जो है माइनस 2 कूलम है। तो अब अगर बोलेगा कि भैया बताइए टोटल चार्ज कितना होगा, तो भैया देखो माइनस 10 कूलम, माइनस 5 कूलम और माइनस, तो 5 और 10 15, 15 तो 17, माइनस 17 कूलम हो गया, और पॉजिटिव वाला 20 कूलम, और यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे जो है थोड़ा सा चेंज करो, यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे 25 कूलम, तो 20 और 20 40 और 45, मतलब 45 कूलम यहाँ पे प्लस में हो गया। तो अगर तुम यहाँ देखोगे तो चार्ज बराबर क्या होगा, 15 में से 7 गया 8 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, 3 में से 1 गया 2 हो गया, तो 28 कूलम टोटल चार्ज अगर देखोगे तो इस पे, इस बॉडी पे कितना होगा, 28 कूलम का, जो कि हमने क्या किया, अलजेब्रिक सम किया, निगेटिव वाले को निगेटिव के साथ जोड़ा, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव के साथ जोड़ा। ठीक है, तो यही हमारा नेचर ऑफ एडिटिव होता है, चार्ज का एडिटिव नेचर होता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कंजर्वेशन क्या होता है, तो
चार्ज को नहीं तो क्रिएट किया जा सकता है नहीं तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सिंपल सा बात है। जैसे यहाँ पे ये जो रॉड है हमारा, ये बॉडी है न्यूट्रल है, ये भी हमारा जो है बॉडी है न्यूट्रल है, दोनों न्यूट्रल है। अगर दोनों पे चार्ज हम लोग देखेंगे तो दोनों पे कितने चार्ज है, 0 कूलम के चार्ज है। न्यूट्रल है मतलब 0 + 0 0 कूलम के चार्ज है, ठीक है। अगर देखोगे हम लोग बॉडी को चार्ज कर दिए तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया। लेट सपोज इस पे प्लस क्यू चार्ज हो गया, इस पे माइनस क्यू चार्ज हो गया। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस क्यू और माइनस क्यू को जोड़ेंगे तो 0 कूलम आएगा। सर न्यूट्रल था फिर भी 0 कूलम, दोनों पे चार्ज आया फिर भी 0 कूलम, मतलब क्या कि भैया चार्ज का ट्रांसफर हुआ लेकिन चार्ज नहीं तो क्रिएट हुआ नहीं तो डिस्ट्रॉय हुआ। सिंपल सा बात है। तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर आता है, याद रखना, पेपर में आता है, ठीक है। अगला टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज नेचर का होता है, मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्जेज होंगे उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे हमारा किसी भी बॉडी पे चार्ज। इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। जैसे कोई भी बॉडी है, इस बॉडी पे कितना चार्ज है, तो समझ लो इस बॉडी पे हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 गुना इलेक्ट्रॉन का वैल्यू। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बस इतना ही चार्ज हमारा होगा। मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल होगा उस बॉडी पे जितना चार्ज होगा उसके, ठीक है। सिंपल सा बात है, यही चीज लिखा हुआ है। चार्ज ऑन एनी बॉडी ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो होगा, जो कि हमारा एक फार्मूला होता है Q = Ne, जिसमें n जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया कि अगर कोई बॉडी है उस पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और E क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो याद रखना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, ठीक है। और Q क्या है, चार्ज, जो कि हम लोग निकाल ही रहे हैं। याद रखो ये जो n है, n क्या होता है, हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होता है। n क्या होता है, हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होता है, ठीक है। n जो है ना ही तो फ्रैक्शन होगा ना ही तो डेसिमल होगा, मतलब अगर n फ्रैक्शन और डेसिमल है तो हमारा बॉडी पे चार्ज पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉसिबल, किसके, Q = Ne, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि Q = Ne में इनमें से कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो बाबू देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मैंने क्या बोला, n आपका इंटीजर होगा, n नहीं तो फ्रैक्शन होगा नहीं तो हमारा क्या होगा, डेसिमल होगा। सर देखो ये हमारा डेसिमल में है क्या, तो यस डेसिमल में है, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल पूछ रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये डेसिमल में है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, कंडक्टर क्या होता है, तो कोई भी सब्सटेंस या कोई भी बॉडी जो कि जिसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और किसी भी बॉडी में जो है चार्ज इजीली फ्लो करे, उसी बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी जिसमें चार्ज इजीली फ्लो करे और उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, उस बॉडी को या उस ऑब्जेक्ट को अपन लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। जैसे मेटल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ETC, ये सारी चीजें, ये सारे क्या है, कंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं, तो दो सब्सटेंस विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैसे सब्सटेंस जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, एंड चार्ज कांट फ्लो, और चार्ज फ्लो भी नहीं करता है, जिसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, नॉन मेटल हो गया, ठीक है। तो नॉन मेटल एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़ के सारे नॉन मेटल्स, ये क्या है, इंसुलेटर्स है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है, तो कूलम्ब्स लॉ कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि दो चार्जेस के बीच में, 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में एक छोटा सा डिस्टेंस होता है r, ठीक है। और हमारा जो 2 पॉइंट चार्ज होता है इसके बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, पहला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों चार्ज का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड जो होंगे उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है। दूसरा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², तो ये हमारे कौन कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, तो ये हमारे कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। और इन दोनों चार्ज को हम मिलाएंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग मिलाएंगे, इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा F = Q1 Q2, ऊपर में नीचे r²। अब यहां से जैसे ही प्रोपोर्शनल सिंबल ये वाला हटाएंगे तो एक कांस्टेंट क्या आएगा, और हमारा फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा भैया, F = K Q1 Q2 बटा r²। क्या बनेगा, F = K Q1 Q2 बटा r²। अब ये जो K है, K का वैल्यू याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर है, बोल भाई, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे बोला कि K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये हम लोग का ये जो है ना, ये E0 मत पढ़ना, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 8.85 × 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या, 8.85 × 10⁻12 होता है ना सर, -12, ठीक है। 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये यूनिट होता है, ठीक है। अब यहां से देखो, जैसे ही हम लोग यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 4 को 4 रहने दिए, पाई का वैल्यू हम लोग 3.14 डाले, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाले, तो जब हम लोग इसका वैल्यू डालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एक और वैल्यू आएगा, क्या आएगा, ये वाला, जो कि हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है।
9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 3 वैल्यू है। ठीक है, एक तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ये वाला वैल्यू है, दूसरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है, तो एक तो हम लोग के बोलते हैं इसको, तो के से भी डिनोट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से भी डिनोट करते हैं, या फिर ये जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटा r स्क्वायर, या f इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ q1 q2 बटा r स्क्वायर। न्यूमेरिकल में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये वाले वैल्यू याद रखना। आगे बढ़ते हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, तो देखो भाई यहाँ पे क्या है कि दो चार्जेस है हमारे। ठीक है, दोनों चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे पे अगर फोर्स लगाते हैं, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स है रिपल्सिव फोर्स है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, रिपल्सिव फोर्स है। तो Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है। तो Q1 अगर Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो हमारा फोर्स क्या हो रहा है, F12 हो रहा है। Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है तो हमारा फोर्स क्या हो रहा है, F21 हो रहा है। तो अगर हम लोग Q1 जो है Q2 पे अगर फोर्स लगा रहा है तो F12, तो इसके लिए जो हम लोग डिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे, तो भैया 1 से 2 की तरफ है, इसके लिए हम लोग डिस्टेंस लेंगे R21। और अगर हमारा Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा तो इसके लिए डिस्टेंस लेंगे हम R12। ठीक है, याद रखना, मतलब F12 के R21 और F21 के लिए R12 अपोजिट लेते हैं, ये बात दिमाग में फिट रखना। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे तो भैया ये दोनों जो है, अगर ये दोनों R12 या R21 दोनों जो है क्या है, सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, लेकिन दोनों का अलग अलग डायरेक्शन है। तो वेक्टर फॉर्म में बोलेंगे कि R12 जो है माइनस R21 के बराबर है। तो पहला पॉइंट हमारा निकल के आया यहाँ पे कि F12 बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 बटा R21, डिस्टेंस F12 के लिए R21 बोले हैं, तो R21 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21। उसी तरीके से यहाँ पे F21 का यहाँ पे हो गया कि Q1 Q2 बटा R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 कैप। ठीक है, अब अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, तो ये मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर है, तो ये नीचे वाले तो दोनों बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर देखोगे तो अपोजिट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू डालेंगे, ठीक है, तो हम लोग वैल्यू डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो भैया हमें मिलेगा R12, यहाँ पे है ना K Q1 Q2 बटा R12 का होल स्क्वायर R12। तो भैया हम लोग क्या किए, देखो यहाँ पे F12 में हम लोग क्या किया, ये जो है ना F12 में जो है ना, जहां जहां R21 है वहां वहां हम वैल्यू डाल दिए। तो R21 के जगह पे हम R12 डाल दिए, R21 के जगह पे R12 का यूनिट फैक्टर डाल दिए। तो जैसे ही डाले तो यहाँ पे आगे निगेटिव साइन आ गया। तो निगेटिव साइन, क्योंकि भैया हमने इधर देखा ना कि R12 जो है माइनस R21 के बराबर है, मतलब R21 माइनस R12 के बराबर है, तो ये चीजें आ गई। तो जैसे ही ये चीजें आई तो हमारा क्या मिला कि ये जो है माइनस को छोड़कर अगर बाकी चीज देखें तो ये पूरा हमारा F21 के बराबर है। तो अगर ये F21 के बराबर है तो हमें ये मिला कि F12 जो है हमारा F21 के बराबर होगा, लेकिन माइनस के साथ। तो F21 जो है या फिर F12 जो है माइनस F21 के बराबर होगा। तो ये चीजें हो गई। अब यहां से आप देखो कि भैया दोनों फोर्स बराबर है, लेकिन निगेटिव साइन लगा है, मतलब क्या है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। भैया तुम लोग न्यूटन थर्ड लॉ पढ़े होंगे, न्यूटन थर्ड लॉ में भी तो यही है कि दोनों फोर्स क्या है हमारे दो, अगर हम एक किसी को एक झापड़ कस के मारे तो क्या होगा कि हमारे हाथ को भी चोट लगेगा, उसके गाल पे भी चोट लगेगा, मतलब दोनों पे फोर्स लगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ में भी तो ये, तो यहाँ पे लिखा गया है कि कूलम्स लॉ भी क्या करता है, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो इस बात को दिमाग में रखना। चलो एक चीज हम दिखाते हैं कि अगर तुम्हारे एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना, एमसीक्यू में हो सकते हैं कि ये वाले ऑप्शन हो या हो सकते हैं ये वाले। अगर आर का स्क्वायर रहेगा तो यहाँ आर कैप रहेगा, और अगर आर वेक्टर रहेगा तो यहाँ आर क्यूब कैप रहेगा। ठीक है, याद रखना, अगर यहाँ आर कैप रहेगा तो यहाँ आर स्क्वायर, और आर वेक्टर रहेगा तो यहाँ आर क्यूब रहेगा। याद रखना, ये दोनों में से कोई भी जो है एमसीक्यू में रहता है। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला है हमारा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होता है, तो किसी भी, यह एक प्रॉपर्टी है जिससे हमें यह पता चलता है कि किसी भी मीडियम का हमारा क्या है, फोर्स कितना लग रहा है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, या किसी मीडियम का वह प्रॉपर्टी है बाय विच इट डिसाइड फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, जिससे ये डिसाइड होता है कि दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। जैसे वैक्यूम है तो वैक्यूम में फोर्स कुछ और लगेगा, एयर में फोर्स कुछ और लगेगा, ठीक है, पानी में फोर्स कुछ और लगेगा। तो इस तरीके से मीडियम पे डिपेंड करता है। तो वो मीडियम कौन बताता है, तो ये परमिटिविटी बताता है, जिसको हम लोग इस तरीके से नोट करते हैं। ये हमारा परमिटिविटी का सिंबल है। ठीक है, ई नहीं पढ़ेंगे, इसको इलेक्ट्रिक परमिटिविटी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देखो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, तो परमिटिविटी ऑफ एयर है, एयर का परमिटिविटी है, मतलब फ्री स्पेस का है। क्या है, फ्री स्पेस का परमिटिविटी है। लेकिन अगर कोई मीडियम गिवन हो, वाटर हो, वैक्यूम हो, कोई मीडियम गिवन हो, तो मीडियम गिवन होगा तो यहाँ पे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। अगर एप्सिलॉन को हम इक्वल टू के उधर लेके जाए तो ऊपर चला जाएगा, और एफ ऊपर में है तो नीचे आ जाएगा। तो एप्सिलॉन बराबर 1/4 पाई एफ क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एफ हो जाएगा, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से देखो तो Q1 Q2, तो Q1 का यूनिट कूलम स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर, फोर्स नीचे में है तो न्यूटन, और यहाँ आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो ए से यूनिट क्या होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर डायमेंशन का बात करें तो m इनवर्स l-3 t का पावर 4 a स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का। ठीक है, तो ये बातें हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे है रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होता है, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम
ठीक है, जो गिवन मीडियम है, जो मीडियम गिवन रहेगा, जैसे वैक्यूम है, आपका एयर है या फिर जो है आपका वाटर है, तो ये मीडियम अगर गिवन रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हमारा क्या कहलाता है, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहलाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे है कि परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब परमिटिविटी बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारा होता है। इसका जो है कोई भी यूनिट नहीं होता है, ये यूनिटलेस होता है और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। कुछ चीजें नोट करने वाली है, उसको नोट करके लिख लो। ठीक है, ये हमारे चार्ज के ही क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। जैसे 1 मिलीकूलम, एम से मिली होता है, एम से मिली होता है। ठीक है, ये हमारा माइक्रो होता है, माइक्रो होता है, ये हमारा नैनो होता है। ठीक है, ये हमारा पीको होता है। ठीक है, तो याद रखना 1 मिलीकूलम 10 टू द पावर -3 कूलम होता है, 1 माइक्रोकूलम 10 टू द पावर -6 कूलम होता है, 1 नैनोकूलम 10 का पावर -9 कूलम होता है, 1 पिकोकूलम 10 का पावर -12 कूलम होता है। ठीक है, तो ये बातें याद रखना, ये वैल्यू याद रखना, पेपर में, एमसीक्यू में या फिर कहीं भी न्यूमेरिकल में जरूरी होता है। अब आगे चलते हैं, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्स क्या लगेगा, तो देखो जैसे यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे चार्जेस है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Qn है, बहुत सारे चार्जेस है। तो भैया Q1 जो है Q पे फोर्स लगा रहा है, Q2 Q पे फोर्स लगा रहा है, Q3 Q पे फोर्स लगा रहा है, Qn Q पे फोर्स लगा रहा है, सारे चार्जेस क्या है, तो इस Q पे Q चार्ज, बेचारा Q चार्ज अकेला है, उस पे फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा, तो भैया ये सारे चार्जेस इस Q चार्ज पे फोर्स लगाएंगे तो टोटल फोर्स जो है इस Q चार्ज पे क्या होगा, तो सिंपल सा बात है कि जितने भी चार्जेस है उनके द्वारा जो इंडिविजुअली जो फोर्स लगेगा उसका वेक्टर सम हमारा क्या कहलाएगा, टोटल फोर्स कहलाएगा। मतलब Q1 और Q के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो प्लस Q2 और Q के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो प्लस Q3 और Q के बीच में जो फोर्स लग रहा है हुआ प्लस Q1 और Q के बीच में जो फोर्स लग रहा है हुआ, उसका वेक्टर सम हमारा क्या कहलाएगा, टोटल फोर्स कहलाएगा। सिंपल सा बोले तो F टोटल फोर्स बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 डैश 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 Fn, ये है हमारा क्या है, टोटल फोर्स है। ठीक है, डन। आगे चलते हैं, एक बात और याद रखना, कूलम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मोर देन 2 चार्जेस। कूलम्स लॉ 2 चार्जेस से ज्यादा के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इस केस में हम लोग लॉ ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। अब ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स ऑन एनी चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग बाय इंडिविजुअल। ये क्या है, तो किसी भी बॉडी पे या फिर किसी बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स ऑन एनी चार्जेस, किसी भी चार्जेस पे जो फोर्स होगा वो हमारा क्या होगा, वेक्टर सम होगा ऑफ ऑल द फोर्सेस, सारे फोर्सेस का जो कि इंडिविजुअली चार्ज के द्वारा लग रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहेंगे। ठीक है, डन है, आगे चलते हैं। ठीक है, लो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो किसी चार्ज के चारों तरफ का स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर अगर वो फोर्स लगाएगा, जिस स्पेस में वो फोर्स लगाएगा उस पूरे स्पेस को अपन लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और इसमें कोई Q0 चार्ज आया तो ये अगर इस पे फोर्स लगा रहा है, मतलब ये पूरा जो स्पेस है ये हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, अब जो चार्ज, जिस चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं वो हमारा सोर्स चार्ज कहलाता है, और जिस चार्ज पे हमारा फोर्स लगता है वह हमारा टेस्ट चार्ज कहलाता है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे चार्ज फॉर विच वी आर टेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। चार्ज जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं उसे हम लोग सोर्स चार्ज कहते हैं, और चार्ज जिस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, उसे हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, या हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, फोर्स जो पर यूनिट चार्ज लगाता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, उस पॉइंट का। जैसे ये जो Q1 चार्ज है, ये Q चार्ज पे, ये जो Q चार्ज है इस पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगा, फोर्स बाई F बाई Q। कौन सा Q, जिस पे फोर्स लग रहा होता है, किस पे फोर्स लग रहा है, इस Q चार्ज पे लग रहा है, तो इसी को अपन लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। ठीक है, तो E इज इक्वल टू F बाई Q, फोर्स बाई चार्ज। फोर्स बाई चार्ज हमारा, ठीक है, याद रखना, E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, जो कि हमारा क्या होगा, और यहां से हम लोग इसका यूनिट वगैरह देखें तो ये हमारा तो हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इसका यूनिट देखें तो फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट हो गया। एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसका डायमेंशन देखें तो mL/t-3 a-1, ये हमारा फोर्स किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन है। ठीक है, E का डायमेंशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन पूछेगा याद रखना mL/t-3 a-1, यह क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो जैसे देखो यहाँ पे ये Q चार्ज जो है इस Q0 चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। सबसे पहले ये Q और Q0 के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग R ले रहे हैं, और Q Q0 पे फोर्स लगा रहा है वो हमारा क्या लग रहा है, F लग रहा है। तो सबसे पहले ये बातें तो समझ में आ गई।
अब देखो ये हमारा एक क्यू चार्ज है, क्यूनर चार्ज है, दो चार्ज है, दोनों के बीच में आर डिस्टेंस है, तो भैया कूलम्ब्स लॉ भी तो इसके बीच में लगेगा। कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे तो एफ बराबर के क्यू, दो चार्ज क्यू क्यू नॉट और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर, तो के क्यू क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर, ये हमारा कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स हो गया, पहला इक्वेशन। दूसरा हम लोग फॉर्मूला जानते हैं E इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज। कौन सा चार्ज इस पे फोर्स लग रहा है, तो ये क्यू चार्ज किस पे फोर्स लगा रहा है, तो इस क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, तो इसलिए नीचे में कौन सा चार्ज होगा, तो जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है क्यू नॉट चार्ज हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, तो यहाँ से हो जाएगा एफ बराबर क्यू नॉट उधर जाएगा तो क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा, तो फोर्स बराबर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। सर देखो ये भी एफ के बराबर, ये भी एफ के बराबर, दोनों को इक्वेट कर देंगे। अगर दोनों को इक्वेट किया तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्यू नॉट इंटू ई बराबर के क्यू क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ से ई निकालना है, तो ई यहीं पे रहा, ये जो क्यू नॉट है, ये क्यू नॉट क्या हो गया, उधर चला गया, क्यू नॉट इक्वल टू के उधर चला गया, तो क्यू नॉट उधर से चला गया, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म होगा, तो बच गया हमारा ई इज इक्वल टू के क्यू बटा आर स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला निकलता है ड्यू टू, ठीक है, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा के क्यू बटा आर स्क्वायर। के का वैल्यू याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो तो इसको भी देख लो, फिर आगे चलते हैं। याद रखना फॉर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, मल्टीपल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो सेम चीज सेम कहानी, जैसे यहाँ पे Q1 जो है Q पे हमारा फोर्स लगा रहा है, Q2 Q पे फोर्स लगा रहा है, Q3 Q पे फोर्स लगा रहा है, Qn Q पे फोर्स लगा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बोले कि भैया इस Q के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा हम लोग इंडिविजुअली चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे, ठीक है, ये Q1 किस पे फोर्स लगा रहा है, Q पे फोर्स लगा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा के क्यू बटा आर स्क्वायर, है ना, ऐसा वाला हो जाएगा। तो वही चीजें हैं कि भैया यहाँ पे हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो सिंपल इस तरीके से निकलेगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश डैश En, यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। वेक्टर सम होगा इंडिविजुअल चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अगला है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, तो ये एक इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है। टू शो द इलेक्ट्रिक फील्ड वी यूज सम इमेजिनरी लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए हम लोग कुछ इमेजिनरी लाइंस का यूज करते हैं, उसी को अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहते हैं। याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा जो है पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रेवल करते हैं। जैसे यहाँ देखो हमारे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव से निकल रहा है नेगेटिव पे जाके खत्म हो रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है नेगेटिव पे जाके खत्म हो रहा है, तो यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पे जाके खत्म होता है। तो ये डायरेक्शन याद रखना, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। याद रखो पहला है फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अवे फ्रॉम द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चार्ज से दूर होगा, ठीक है। फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चार्ज के तरफ होगा, ठीक है। ये बातें हैं। यहाँ पे ये भी चीजें हैं कि भैया फॉर सिंगल चार्ज दो लाइंस आर स्ट्रेट, सिंगल चार्ज के लिए ये लाइंस स्ट्रेट होंगे, सीधे सीधे होंगे। देखो सिंगल चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये लाइंस क्या है, सीधे सीधे हैं। नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी सीधा सीधा है लेकिन डायरेक्शन अलग, इसमें देखो बाहर की तरफ है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है, सारे सारे अंदर की तरफ होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे गलती था, फिगर में सही कर लो, ठीक है, तो अंदर की तरफ होंगे, तो ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो हमारे क्या है, सिंगल चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, स्ट्रेट है, सीधे सीधे हैं, लेकिन जैसे मल्टीपल चार्ज आया, पॉजिटिव पॉजिटिव आया, सॉरी पॉजिटिव निगेटिव आया, पॉजिटिव पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव निगेटिव भी आ सकता है। तो देखो यहाँ पे दो अलग अलग चार्जेस आ गए, मतलब अपोजिट चार्ज आया लेकिन क्या है, मल्टीपल चार्जेस हैं। मल्टीपल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गया, कर्व हो गए, क्या हो गया, कर्व हो गया। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, वन मोर देन वन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व होंगे इस तरीके से, ठीक है, डन है। चलो भाई यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, वो याद रखना। पहला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज पे जाकर एंड होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग दूसरे प्रॉपर्टीज का बात करें, दूसरा प्रॉपर्टी टू नो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बी कैन ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट व्हिच विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर किसी भी डायरेक्शन पे, अगर किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है उस पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो जिस डायरेक्शन में हमारा टेंजेंट होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसे पता करता है, तो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जिस पॉइंट पे हम लोगों को टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होगा वही डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, बहुत वीवीआई प्रॉपर्टी है, पेपर में बहुत बार आता है कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये क्वेश्चन आता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है, तो समझो क्यों नहीं करता है, क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों टेंजेंट अलग अलग डायरेक्शन में होगा, सेम पॉइंट के लिए दोनों टेंजेंट अलग अलग डायरेक्शन में होगा। इसीलिए जो है हमारा क्या है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट या इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि सेम पॉइंट के लिए दो डायरेक्शन पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, यही कारण है। तो ये चीज लिखा हुआ है यहाँ पे कि
कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करता है। ठीक है, फिर अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि ये सेम चार्ज से स्टार्ट और एंड नहीं हो सकता है। ठीक है, अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा स्ट्रेंथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर जितना ज्यादा डेंसिटी है, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पे डेंसिटी कम है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है, इसीलिए यहाँ ईए है ईबी है तो ईए जो है ज्यादा होगा ईबी से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए के लिए ज्यादा होगा बी के मुकाबले। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सो दैट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को शो करेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एब्सेंट इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है, कंडक्टर के अंदर चार्ज जीरो होता है, इसके कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो यही चीज लिखा हुआ है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नॉर्मल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस ऑफ कंडक्टर पे क्या होगा, नॉर्मल होगा, मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये चीज है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल के नॉर्मल होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अनलाइक चार्ज वांट्स टू कांटेक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट होना चाहते हैं, सिकुड़ना चाहते हैं, पास आना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा लाइक चार्ज आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, दूर दूर भागना चाहिए। क्या होंगे, दूर दूर भागना चाहिए। देखो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है, चुड़ैल की बाल की तरह दूर दूर भाग रहा है। सर यहाँ नेगेटिव नेगेटिव है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, दूर दूर भाग रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर सेम चार्ज के लिए वांट्स टू सेपरेट ईच अदर, सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये टोटल 10 प्रॉपर्टीज है, और भी प्रॉपर्टीज है क्या, नहीं है। तो ये 10 प्रॉपर्टीज याद रखना क्योंकि एमसीक्यू के अंदर बहुत बार आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इट सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। यह दो चार्ज का सिस्टम है, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, जिसमें एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है, एंड सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, दोनों जो है सेम मैग्नीट्यूड होते हैं, मतलब दोनों चार्ज के जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो सेम होते हैं, और एक छोटे से स्मॉल डिस्टेंस से जो है वो सेपरेट होते हैं। जैसे सर यहाँ पे हमारा दो चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, दोनों हमारा माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन क्यू और क्यू चार्जेस हैं, और दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। इसी पूरे सिस्टम को अपन लोग क्या कहते हैं, इसी पूरे सिस्टम को अपन लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इस पूरे सिस्टम का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ बताए उसे अपन लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बराबर होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। मतलब हमेशा याद रखना, दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव चार्ज गुना दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। ठीक है, अगर हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिनोट करें तो कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, और P इक्वल टू Q इनटू D होता है। कहीं कहीं पे आपका जो ये D होता है, दोनों दो चार्ज होते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, कहीं कहीं पे 12 भी रहता है। ठीक है, या फिर 2a भी रहता है, 12 या 2a कुछ भी रहता है, डिस्टेंस d भी रहता है। तो ये जो d है, ठीक है, ये जो d है, यही d बराबर क्या होता है, तो 2a होता है, 12 होता है, मतलब हमेशा डिस्टेंस बराबर 2a या 12 भी हम लोग लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बराबर क्या होता है, तो P इज इक्वल टू Q इनटू 2a या P इज इक्वल टू Q इनटू 12, ये चीजें होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बराबर। ठीक है, अगर इसके यूनिट का बात करें तो कूलम मीटर इसका यूनिट हो जाता है, cm कूलम मीटर। ठीक है, अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो m0 lat, ये इसका डायमेंशन हो जाता है। ठीक है, किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। आगे चलते हैं कि अब हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होता है, चलो डेरिवेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हम लोग ने, दो चार्ज लिया, एक माइनस क्यू चार्ज लिया, एक प्लस क्यू चार्ज लिया। अब हम लोग का ये जो माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच जो डिस्टेंस है 12 है, और अगर ये हमारा यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट मिड पॉइंट ओ ले लेते हैं तो ये वाला डिस्टेंस L हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस L हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर नहीं है, हमें इस पॉइंट P पे क्या करना है, इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अगर इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हम लोग किसके लिए, दोनों चार्ज के लिए कैलकुलेट करेंगे। एक है माइनस क्यू, एक है प्लस क्यू, मतलब A और B। तो A के लिए और B के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो A के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो माइनस क्यू है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ होगा, इनवर्ड द चार्ज की तरफ। ठीक है, टुवर्ड्स द चार्ज, तो चार्ज की तरफ होगा, इधर होगा E है। ठीक है, B पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, तो इस तरीके से हो गया। तो ये चीज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों हमने निकाल लिया, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, दोनों डायरेक्शन E और EB हमें पता चल गया। अब देखो ये जो मिड पॉइंट है और ये जो P पॉइंट है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो R डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। तो अगर हम बात करें E निकालना है तो A के लिए, मतलब A के लिए हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो A से किस पे, पॉइंट P पे, तो A से पॉइंट P तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। फिर प्लस क्यू चार्ज के लिए निकालना है तो B से P तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए, मतलब AP और BP हमें पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट AP और BP निकालना है। ठीक है, तो AP और BP निकालने के लिए AP बराबर क्या हो जाएगा, OA OP प्लस OA, मतलब ये पूरा O से P तक का डिस्टेंस। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये वाला O से P तक का डिस्टेंस ये पूरा,
और साथ में ये ओ ए, यही हमारा पूरा एपी होगा, है ना जी। तो ये पूरा डिस्टेंस अगर हम लोग ऐड कर दे तो एपी हो जाएगा, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब एपी बराबर आर प्लस एल हो जाएगा। तो ई ए का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग सिंपल जानते हैं क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोग देखे हो, ठीक है, क्या होता है, ई इज इक्वल टू के क्यू बटा आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। बस इस फॉर्मूला को हम लोग आर स्क्वायर के जगह पे, मतलब डिस्टेंस हमारा एपी का स्क्वायर है तो एपी का स्क्वायर डाल देंगे, एपी निकाला आर प्लस एल, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसी तरीके से ईबी बराबर बीपी का स्क्वायर, तो बीपी बराबर क्या होगा, ओपी माइनस ओबी हो जाएगा, मतलब इस पूरे ओपी में से इस ओबी को घटा देंगे, वही हमारा बीपी डिस्टेंस बचेगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लिए ओपी क्या हो जाए, बीपी बराबर आर माइनस एल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग बीपी का वैल्यू डाल देंगे, ईबी बराबर के क्यू, ठीक है, यहाँ पे जो है के क्यू बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। अब देखोगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ईबी माइनस ई होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बी पे था तो पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी ज्यादा, तो ईबी माइनस ई की है, तो हमारा यहाँ पे वैल्यू डाले तो हमारा क्या हो गया, के क्यू बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, दोनों का वैल्यू डाले, क्यू कॉमन ले लिए, के कॉमन ले लिए, अंदर बच गया 1 बटा 1 माइनस आर का आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये चीजें बच गया। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व किए तो हमारा जो है एलसीएम लिया तो इस तरीके से आया, देखो आर प्लस एल का होल स्क्वायर इधर आ गया माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर इधर आ गया, इसको हम लोग तोड़ देंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl हो गया, माइनस इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl हो गया, ब्रैकेट से हटाएंगे तो ये माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस माइनस एल स्क्वायर होगा, ठीक है, क्या होगा भैया, माइनस एल स्क्वायर होगा, याद रखो माइनस एल स्क्वायर होगा, तो भैया यहाँ पे माइनस एल स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस एल स्क्वायर हो गया और प्लस 2rl हो गया, तो आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर खत्म, प्लस एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर खत्म, 2rl प्लस 2rl हमारा क्या हो जाएगा 4rl हो जाएगा, और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पे ये हो गया, तो ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू 4rl बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सर समझो, सर ये जो 4rl है इसको हम लोग तोड़ दिए दो पार्ट में, एक क्यू इंटू 12, मतलब 4 को 12 अलग कर लिए, तो 12 अलग किए, यहाँ पे 2r हो गया, तो क्यू इंटू 12 ये p होता है तो k इंटू p हो गया, ये 2r बटा ये हो गया हमारा, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर हमारा डाइपोल क्या है, शॉर्ट है, छोटा है, तो हमारा क्या होगा, आर बहुत ज्यादा होगा एल से, एल हमारा डाइपोल को दिखा रहा है, तो आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, आर बहुत बहुत ज्यादा है एल से, मतलब ये जो नीचे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आया है ये हमारा अप्रोक्सी आर स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब टोटल आर स्क्वायर के बराबर होगा, तो इसके जगह पे हम लोग आर स्क्वायर डाल देंगे तो आर का पावर 4 हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पे हमारा आर का पावर स्क्वायर डाले तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, के इंटू पी इंटू 2r बटा आर का पावर 4, तो एक बार से नीचे का 4 बार खत्म होगा, 3 बार बचेगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, एक्सियल पॉइंट पे हमारा क्या आ गया, K2P बटा RQ, क्या आ गया, K2P बटा RQ। सेम चीज हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए देखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, तो सर हम लोग दो चार्ज लिए, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू चार्ज लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, तो भैया कोई भी चार्ज के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर पॉइंट लेंगे तो वो हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट होता है, तो ये दो चार्ज है, दोनों चार्ज के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले तो ये पी पॉइंट, इस पॉइंट पी पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो ए के लिए कैलकुलेट करेंगे, बी के लिए कैलकुलेट करेंगे, मतलब ए से पी तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए, बी से पी तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए, लेकिन ए से पी तक का डिस्टेंस पता होगा तो वही हमारा बी से पी तक का होगा, दोनों डिस्टेंस तो बराबर ही होगा, तो ए पी पता कर लेंगे तो बीपी भी पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले समझो सर यहाँ पे हमारा कंपोनेंट फैक्टर लगेगा, कंपोनेंट में टूट रहा है सर, अगर हम लोग देखें तो ए के लिए अगर हम लोग देखें तो ए हमारा माइनस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ, तो हमारा कंपोनेंट टूटा, एक इधर वाई एक्सिस में एक इधर एक्स एक्सिस में, थीटा ये वाला एंगल है तो ये भी एंगल थीटा हुआ, तो एक्स एक्सिस में जो टूटा वो ये कॉस थीटा, और वाई एक्सिस में जो टूटा वो ये साइन थीटा हो गया। यहाँ सर देखो बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, देखो यहाँ पे बाहर की तरफ देख रहे हो, तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ मतलब इधर की तरफ, तो हमारा ऊपर की तरफ जाएगा और एक्स एक्सिस में इधर की तरफ जाएगा, तो वाई एक्सिस ऊपर की तरफ मतलब ईबी साइन थीटा, एक्स एक्सिस इधर मतलब ईबी कॉस थीटा, तो ये हो गया। तो अगर हम देखेंगे अगर हम लोग देखें वाई एक्सिस में तो ईवाई क्या होगा, दोनों ईबी साइन थीटा और ईए साइन थीटा, ये आ रहा है, इधर हमारा ईए कॉस थीटा और ईबी कॉस थीटा आ रहा है एक्स एक्सिस में, तो बस हम लोग क्या किए, ये और ईबी यहाँ पे निकाल लिए, ये और ईबी भैया ये जो डिस्टेंस है ए से पी तक का और बी से पी तक का दोनों बराबर है, हम लोग यहाँ पे एपी और बीपी यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लिए, ईए यहाँ पे निकाले, ईए का वैल्यू हमें यहाँ पे देखो क्या आ गया, के क्यू बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। उसी तरीके से भैया यहाँ पे अगर जैसे ही हम लोग यहाँ पे देखें तो स्क्वायर से रूट खत्म होगा, तो ई ए बराबर हमारा आ जाएगा के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, ई बी अगर हम लोग निकाले तो बीपी का स्क्वायर आएगा, बीपी का स्क्वायर भी उसी तरीके से स्क्वायर से रूट खत्म होगा, तो ई बी बराबर क्या आएगा, ई बी बराबर हमारा वही आएगा कि के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो भैया तुम क्या देख रहे हो, ई और ई बी क्या है, बराबर है, यहाँ से आपको पता चल रहा है ये और ई बी हमारा क्या है, बराबर है, तो अगर ई और ई बी बराबर है तो हम लोग ई वाई अगर निकालेंगे, देखो यहाँ पे ई वाई निकालना है, तो ई वाई बराबर क्या, वाई एक्सिस में तुम देखे हो क्या था, तो वाई एक्सिस में सर यहाँ पे एक्स एक्सिस होगा ना,
हाँ, तो एक्स एक्सिस में अगर देखोगे तो एक्स एक्सिस में तुमने देखा यहाँ पे कि भैया एक्स एक्सिस में cos थीटा था, ये cos थीटा प्लस ईबी cos थीटा, तो ये cos थीटा प्लस ईबी cos थीटा, इस तरीके से cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस ईबी हो जाएगा, तो ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये cos थीटा, ये प्लस ईबी cos थीटा, क्या हो जाएगा, ये प्लस ईबी cos थीटा एक्स एक्सिस के लिए। बस सिंपल ई और ईबी का वैल्यू डाल दो, ई और ईबी का वैल्यू डाल दो, डाल दिया हमने, ठीक है। हमारा क्या आया, हमारा ये चीज आ गया, ई एक्स बराबर के टू क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ cos थीटा का cos थीटा आ गया, ठीक है। फिर सेम चीज हम लोग ई के लिए निकाल लिए, ई वाई साइन थीटा, तो ई ए साइन थीटा माइनस ई बी साइन थीटा, भैया ई ए और ई बी बराबर है, ई और ई बी बराबर है, दोनों तो बराबर ही है, तो दोनों आपस में घटेगा तो जीरो हो जाएगा, साइन थीटा दोनों में लगा हुआ है, तो ई वाई हमारा जीरो हो गया, ठीक है। तो एक्स के लिए हमारा ये आया, ई वाई हमारा ये आया, दोनों के लिए निकालिए। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा देंगे रिजल्टेंट वाला, रूट अंडर ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई वाई का होल स्क्वायर, तो ये वाला तो जीरो है, ई वाई तो जीरो का स्क्वायर, तो हमारे पास बच गया क्या, ई बराबर रूट अंडर ई एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो एक्स एक्सिस के लिए होगा वही हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ई बराबर हमारे पास क्या हो गया, 2q बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे देखो यही ट्रायंगल था, है ना, तो ये हमारा एल है, ये आर है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। cos थीटा बराबर क्या होगा, ओ ए बटा ओपी होता है, ठीक है। फिर पट 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 हाँ, ओए बोले तो ये बेस बटा एपी बोले तो हाइपोटेनस, तो cos थीटा बराबर ओए बटा एपी। तो एपी हमें पता है क्या, नहीं पता है, एपी हमें एपी तो पता है ना, पीछे में निकाला था ना, एपी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निकाला था तो पीछे में, तो एपी हमें पता है, ओए पता है क्या, ओए हमारा एल है, ठीक है। तो cos थीटा बराबर ओए बटा एपी, तो एल बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो cos थीटा बराबर क्या हो गया, यहाँ पे पावर 1/2 हो गया, रूट हटेगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2 हो गया, cos थीटा बराबर, बस ये जो हमारा cos थीटा है यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग डाल दिए, एल बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। अब सर यहाँ पे देखो पावर 1, तो ये दोनों ये सेम है, लेकिन पावर 1 है, इसका 1/2 है, पावर अलग अलग है, तो दोनों सेम, पावर अलग, पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा के इंटू पी बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1 प्लस 1/2 क्या होगा, 3/2 हो जाएगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू पी बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, ये चीजें हो गई, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आएगा किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, डन है, ठीक है। और लेकिन अगर हम लोग शॉर्ट डाइपोल का बात करें तो आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, आर जो है बहुत बहुत ज्यादा होगा एल के लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए, तो शॉर्ट डाइपोल में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हमारा आर स्क्वायर के बराबर होगा, वैल्यू डालेंगे तो आर स्क्वायर इंटू 3 का 3/2 हो जाएगा, तो सर ये वाले 2 से ये वाला 2 खत्म होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, के इंटू पी बटा आर क्यू, क्या होगा, के इंटू पी बटा आर क्यू, क्यों नहीं पी होगा यहाँ पे, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन का आ गया वैल्यू, ठीक है। चलिए अगर दोनों के बीच का हम लोग इक्वेशन निकालेंगे तो भैया हमारा इक्वेशन क्या होगा, उधर हमारा ई एक्सियल बटा ई इक्वेटोरियल अगर हम लोग निकाले तो उधर हमारा क्या है, के इंटू 2p बटा आर क्यू आया, इधर हमारा क्या आया, 2p बटा आर क्यू आया, इधर हमारा क्या है, के इंटू पी बटा आर क्यू आया। सर यहाँ पे के से के खत्म, पी से पी खत्म, आर क्यू से आर क्यू खत्म, तो सर यहाँ ऊपर में 2 नीचे में 1, मतलब सर ये 2:1 हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा, बस यही है, ठीक है। एक्सियल और इक्वेटोरियल का बीच का अगर हमें रेशियो निकालना है तो याद रखना इस तरीके से निकालेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे, या फिर इक्वेटोरियल बटा एक्सियल निकालना है तो 1:2 होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, देखो ये बेसिकली क्लास 11th का टॉपिक है, टॉर्क क्या होता है, तो वह फोर्स, ठीक है, जो किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी को अपने एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करे उसी को हम लोग टॉर्क कहते हैं, ठीक है। वह फोर्स जो किसी बॉडी को अपने एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करवाता है उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। जैसे आप साइकिल चलाते हो तो पॉडल मारते हो, तो आपका पॉडल पे फोर्स लगाते हो लेकिन वो अपने एक्सिस के लॉन्ग ही रोटेट होते रहता है, तो उसी फोर्स को अपन लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, ठीक है। और टॉर्क बराबर यहाँ पे फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। और यहाँ पे कहता है टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हम लोग क्या रख दिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ए बी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ए पे माइनस क्यू चार्ज है, बी पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ए पे माइनस क्यू चार्ज, बी पे प्लस क्यू चार्ज है। सर ए पे अगर देखोगे माइनस क्यू चार्ज है तो फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इधर की तरफ, बी पे हमारा फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा इधर की तरफ, लेकिन दोनों फोर्स क्या लगेंगे, सेम लगेंगे, क्यू वी फोर्स इधर भी लगेगा, क्यू वी फोर्स इधर भी लगेगा, दोनों फोर्स सेम लगेंगे, मतलब नेट फोर्स क्या हो गया, तो नेट फोर्स यहाँ पे हमारे 0 हो गए, नेट फोर्स हमारे 0 हो गए। लेकिन सर ए और बी के लिए अगर हम टॉर्क निकालेंगे तो सर ये हमारा कुछ ए से सी तक जाएगा और ये हमारा बी से डी तक आएगा, तो टाउ ए कितना हो जाएगा, तो 4 फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स क्या है, तो फोर्स तो हमारा क्यू ही है, तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा,
QE इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा AC हो गया, ठीक है। उसी तरीके से टाउ बी बराबर क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो हमारा QE है, तो QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस B से D तक आया तो BD हो गया, ठीक है। ये चीज है। अब क्या करेंगे, टोटल टॉर्क बराबर हम लोग क्या करेंगे, टोटल टॉर्क बराबर दोनों को जोड़ देंगे, टाउ ए प्लस टाउ बी, सर QE इंटू AC प्लस QE इंटू BD, QE कॉमन हो गया तो AC प्लस BD हो गया। सर देखो यहाँ पे AC प्लस BD, सर BD तो ठीक है, ये जो AC है, ये जो AC है सेम हमारा ये वाला डिस्टेंस है क्या, DE, तो सर हम लोग ये जो AC को DE के बराबर बोल देंगे, तो AC हमारा क्या हो गया, DE के बराबर हो गया, तो जहां AC है वहां हम लोग DE रख दिए, तो DE प्लस BD हमारा क्या हो जाएगा, तो ये DE प्लस ये BD हमारा क्या हो जाएगा, DE प्लस BD BE हो जाएगा, तो DE प्लस BD क्या हो गया, BE हो गया, तो टॉर्क बराबर क्या हो गया, BE इंटू QE, ठीक है, मतलब QE इंटू B, QE क्या है, ये पूरा डिस्टेंस हो गया। अब समझना ये BE का वैल्यू क्या होगा वो हम लोग निकालेंगे, तो इन ट्रायंगल AEB ट्रायंगल में देखो AEB ट्रायंगल में सर ये हमें BE का वैल्यू, ये वाला वैल्यू निकालना है। सर अगर हमारे पास ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा हाइपोटेनस होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन कौन देता है, sin थीटा, तो sin थीटा बराबर हम लोग लिख देंगे कि BE बटा AB, ठीक है। AB हमें पता है A से B तक का डिस्टेंस, ये भैया डाइपोल का डिस्टेंस है 12, तो AB बराबर हमारा क्या हो गया, 12 हो गया, 12 BE बटा 12। सर यहाँ B निकालना है तो 12 इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, BE बराबर 12 इंटू साइन थीटा हो गया। सर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे QE टॉर्क बराबर QE इंटू BE का वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल दिए, BE का वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल दिया 12 साइन थीटा, ठीक है, तो QE इंटू BE का वैल्यू 12 साइन थीटा डाल दिए, तो भैया ये Q इंटू 12, ये Q इंटू 12 क्या हो गया, P हो गया, डाइपोल हो गया, E साइन थीटा है यहाँ पे तो E रह गया, साइन थीटा है, तो टॉर्क बराबर PE साइन थीटा, यही फॉर्मूला होता है टॉर्क का, कि टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, तो PE साइन थीटा होता है, जो कि हम लोग बोलते हैं P क्रॉस E, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। डन है भाई साहब यहाँ तक। आगे चलते हैं कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो भैया तीन टाइप के हैं, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो होता है, इफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लेंथ, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा लेंथ पे तो उसे हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। उसी तरीके से लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, टोटल चार्ज जो पर यूनिट लेंथ डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी को अपन लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये लेंथ है, लेंथ पे चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमारा जो टोटल चार्ज होगा और इस पूरे का लेंथ हमारा L है, तो हमारा इस पे जो लेम्डा होगा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा वो क्या होगा, टोटल चार्ज बटा टोटल लेंथ, यही हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। अगर यहाँ से देखोगे तो टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ Q बटा L होगा, ठीक है, और इसका SI यूनिट क्या होता है, कूलम पर मीटर होता है, ठीक है, और इसका डायमेंशन क्या होता है 80 बटा L, मतलब L इनवर्स 80 जो है हमारा इसका डायमेंशन हो जाए किसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी का, ठीक है। फिर उसी तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कह लेंगे, ठीक है। तो और इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है वो क्या होता है कि टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया हमारा क्या कहलाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है, टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया, यही हमारा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, ठीक है। टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू Q बटा A। सिग्मा बराबर क्या होता है, यहाँ पे L नहीं है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर Q बटा A होता है, ठीक है। अगर इसका यूनिट का बात करें तो कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाता है, डायमेंशन का बात करें तो L-280, ठीक है। उसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इन वॉल्यूम में तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का बात करें तो टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाता है, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ये रो हमारा क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट करता है, और रो बराबर क्या होता है, टोटल चार्ज बटा टोटल वॉल्यूम Q बटा V, ठीक है, ये हमारा हो गया, डन है, ठीक है। टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है, क्या भैया, तो रो यहाँ पे रो बराबर Q बटा V। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अगर इसके डायमेंशन का बात करें तो L इनवर्स 80, इसका डायमेंशन क्या होता है, L इनवर्स 80 होता है इसका डायमेंशन, ठीक है, नोट कर लेना इसको। ये हमारा हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स पासिंग थ्रू एन एरिया, ठीक है। किसी एरिया से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स अगर हमारा पास करेगा तो उसे ही हम लोग, उससे ही पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से, किस चीज से, फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या है, कोई एक सरफेस है जिसका मतलब कि समझ लो कि इससे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हमारा पास कर रहा है, और यहाँ पे ये हमारा सरफेस है, इसका एरिया A है, तो इसका अगर एरिया वेक्टर निकालेंगे तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, लेट्स सपोज इसके परपेंडिकुलर, मान के चलिए सरफेस के परपेंडिकुलर जो हमारा होगा ये हमारा एरिया वेक्टर होगा, ये हमारा एरिया वेक्टर होगा, और इन दोनों एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हमारा क्या होता है, थीटा होता है।
तो भैया हम लोग अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो एरिया वेक्टर है इसके हम लोग प्रोडक्ट कर दे, डॉट प्रोडक्ट कर दे, तो इसी का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। जैसे डॉट यहाँ पे बोला है ना, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। यहाँ पे ये वेक्टर ये जो सरफेस है इसके क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो इधर की तरफ जा रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो यही हमारा क्या होगा? ई डॉट ए, मतलब फ्लक्स बराबर फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ठीक है। बस यही हो गया, ठीक है। एरिया वेक्टर हमारा कोई भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर अगर कोई हम लोग एरिया लेते हैं सरफेस के, वो हमारा एरिया वेक्टर कहलाता है, ठीक है। चलिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, जिसको हम लोग फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा कहते हैं। अगर यूनिट का बात करें तो न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर होता है, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और दूसरा वॉल्यूम न्यूटन, यहाँ पे क्या है भैया? एक और यूनिट होता है ना इसका, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर और यहाँ मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म, तो वोल्ट मीटर भी हमारा किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है। डायमेंशन याद रखना, ml3 t-3 a-1, ये डायमेंशन होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, खत्म। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ केसेस भी हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो केस 1 में अगर हमारा फ्लक्स पॉजिटिव होगा तो कब पॉजिटिव होगा? जब हमारा जो थीटा है, मतलब ये थीटा पे डिपेंड करता है, किस पे? थीटा पे, कॉस थीटा पे। तो कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा। तो कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है आपको पता है, कॉस थीटा ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है कॉस थीटा ग्राफ, जिसमें कि सर ये वाला जो वैल्यू होता है ये पॉजिटिव होता है, ये वाला जो वैल्यू होता है ये नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से जीरो से पाई के बीच में देखते हैं, किसके बीच में? जीरो से पाई के बीच में। किसके बीच में मेरे भाई? तो ये जीरो है, इस जीरो से इस पाई के बीच में हम लोग वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो जीरो से पाई के बीच में अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव देगा, मतलब जीरो से लेकर पाई बाई 2 तक हमारा पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो अगर थीटा जीरो से लेकर पाई बाई 2 के बीच में होगा, मतलब या तो जीरो होगा या जीरो के बराबर होगा, या फिर पाई बाई 2 के छोटा होगा, पाई बाई 2 से छोटा होगा, तो हमारा क्या होगा? पाई बाई 2 नहीं, पाई बाई 2 से छोटा होगा, तो हमारा फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। केस 2 में क्या है कि फ्लक्स हमारा जीरो होगा। कब जीरो होगा? पाई बाई 2 पे, एग्जैक्ट पाई बाई 2 पे, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 हमारा क्या होता है? कॉस पाई बाई 2 जीरो होता है, तो कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू जीरो डालेंगे तो जीरो इंटू कुछ भी जीरो होगा, ठीक है। तो कॉस पाई बाई 2 मतलब फ्लक्स अगर हमारा जीरो है, मतलब जो थीटा है वो पाई बाई 2 है। सिंपल से याद रखना कि फ्लक्स कब जीरो होगा? जब थीटा पाई बाई 2 होगा, जब एंगल जीरो होगा तब, सॉरी जब एंगल पाई बाई 2 होगा, जब एंगल 90 डिग्री होगा तब, ठीक है। अगर फ्लक्स हमारा निगेटिव है तो निगेटिव है तो क्या होगा? पाई बाई 2 से बड़ा, ठीक है, पाई बाई 2 से लेकर यहां तक पाई तक, तो पाई बाई 2 से बड़ा और पाई के बराबर या पाई हमारा क्या होगा? ये निगेटिव वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब हो सकता है, कब कब? तो केस तीनों याद रखो। आगे चलते हैं। गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होता है? तो भैया गॉस थ्योरम क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इनक्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज थ्रू द सरफेस, ठीक है। बोल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इनक्लोज सरफेस, किसी भी इनक्लोज सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमारा 1/ε0 टाइम्स जो होगा टोटल चार्ज के होगा, जो कि सरफेस में होगा, ठीक है। जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस पे हमारा क्यू चार्ज है, इस सरफेस में हमारा क्यू चार्ज है, तो ये क्यू चार्ज के 1/ε0 टाइम्स हमारा फ्लक्स है, मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनटू 1/ε0। यही हमारा क्या है? गॉस थ्योरम कहते हैं। तो फ्लक्स बराबर क्या है? क्यू बटा एप्सिलॉन, ये किसके थ्रू? तो ये गॉस थ्योरम के थ्रू आता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर देखोगे यहाँ पे, अगर इस बॉडी पे बहुत सारे चार्जेस है, +5 कूलम, -2 कूलम, +3 कूलम, ठीक है, और इस पे +6 कूलम, -6 कूलम, सर क्या है? तो हमने क्या बोला? जो सरफेस के अंदर होगा वही। तो सरफेस के अंदर कौन है? सिर्फ ये वाले चार्जेस, ये चार्जेस है क्या सरफेस के अंदर? नहीं। तो टोटल चार्ज सरफेस के अंदर कितने? +3 -2 5 3 8 8 में से 2 गया 6, तो 6 कूलम हो गया। तो 6 कूलम बटा इसका 1/ε0 है, तो 6 कूलम बटा ε0, यही हमारा क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डाइपोल के लिए, ठीक है, डाइपोल है, ठीक है, और वो जो है हमारा किसी गॉस थ्योरम कोई सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, उस पर हमारा डाइपोल है, तो बताइए टोटल हमारा फ्लक्स कितना होगा? तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए भैया टोटल चार्ज निकालो। टोटल चार्ज क्या है? -q + q। टोटल चार्ज हमारा जीरो है, तो 0 × ε0, 0 × ε0 क्या होगा? टोटल फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो डाइपोल के लिए फ्लक्स क्या होता है? जीरो होता है, याद रखना, ठीक है। चलो भाई, अब प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के प्रूफ भी आपको देख लेना है क्योंकि पेपर में आता है। तो भैया देखो यहाँ पे हमने एक गॉसियन सरफेस लिया, इस गॉसियन सरफेस के ये जो सेंटर O है, सेंटर O से हमारा जो सरफेस है इसका रेडियस r है, और हमारा जो है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E लग रहा है, ठीक है, जो कि बाहर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड +q चार्ज के लिए ये बाहर की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। हम लोग क्या किए? इस पे एक छोटा सा एरिया कट कर लिए, ये जो सरफेस है इस पे छोटा सा एरिया ds कट किए। जैसे ही छोटा सा एरिया ds कट किए तो इस ds एरिया के परपेंडिकुलर एक एरिया वेक्टर जाएगा जो कि ds वेक्टर है। सर तुम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब सर दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है, ये आपको दिख रहा है। तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू E.A होता है। अगर हम लोग छोटे से फ्लक्स, क्योंकि छोटा सा एरिया ले रहे हैं तो फ्लक्स भी छोटा सा लेंगे, तो छोटा सा फ्लक्स का बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dx है ना, E d फाई इज इक्वल टू E.ds है ना, मतलब d फाई इज इक्वल टू EDS cos थीटा। d फाई बराबर क्या हो जाएगा? EDS cos थीटा हो जाएगा, है ना। तो थीटा क्या है भैया? 0 डिग्री है, तो d फाई इज इक्वल टू EDS cos 0, EDS cos 0 हो जाएगा।
cos 0 का वैल्यू 1 होगा तो d5 बराबर e ds हो जाएगा। d5 बराबर क्या हो जाएगा, e ds हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ठीक है। या फिर सुनो, ये जो आया इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेट किए, दोनों साइड इंटीग्रेट तो d5 का इंटीग्रेशन 5 हो गया, e बाहर आ गया, अंदर में ds बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds का इंटीग्रेशन s हो गया, तो 5 बराबर क्या हो गया, e डॉट s हो गया। s बोले तो हमारा क्या है, तो सरफेस एरिया, तो स्फेरिकल सरफेस एरिया है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का एरिया क्या होगा, 4πr², तो s का वैल्यू यहाँ पे 4πr² हो गया, ठीक है। e यहाँ पे है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हो, k q बटा r², ये फॉर्मूला तो जानते ही हो। k का वैल्यू अगर हम लोग बोले तो k का वैल्यू डाल के बना लो, ठीक है, 1/4πε0 इंटू क्यू बटा r², ये वाला वैल्यू होता है, तो 1/4π क्यू बटा r² डाल दिए, 4π से 4π खत्म, r² से r² खत्म, तो फ्लक्स बराबर क्या बच गया, q इंटू 1/ε0। यही तो सर हमारा गॉस थ्योरम होता है, ये तो हमारा गॉस थ्योरम होता है। तो बस ये चीजें हो गई क्लियर है, यहाँ तक आई थिंक कि कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चल भाई आगे चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में सबसे पहला एप्लीकेशन आता है कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम में सेम चीजें जो गॉस थ्योरम को हम लोग प्रूव किए हैं वही चीजें यहाँ पे भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, फ्लक्स थीटा जो है 0 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे सरफेस पे हम लोग एक चार्ज ले रहे हैं Q2 चार्ज, जिसपे हमारा Q1 फोर्स लगा रहा है, Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, बस इतना बातें ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज है, E डॉट ए ई डी एस, ठीक है, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो फ्लक्स बराबर बच गया ई डी एस, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे जैसे सेम पीछे किए हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू एस हो जाएगा, एस का वैल्यू 4πr² डाल दिया, तो फ्लक्स बराबर हमारा क्या बना, ये बना कि ई इंटू 4πr², इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, ठीक है। फ्रॉम गॉस थ्योरम, अब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो गया, फ्लक्स बराबर q1 बटा एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया, q1 बटा एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो फ्लक्स दोनों, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सर दोनों हमारा क्या है, फ्लक्स के बराबर है, तो दोनों को हम एक दूसरे के बराबर कर देंगे, तो दोनों को एक दूसरे के बराबर किए तो ई इंटू 4πr² बराबर q1 बटा एप्सिलॉन नॉट। अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, कौन सा चार्ज जिस पे फोर्स लग रहा होता है, तो कौन सा चार्ज जिस पे फोर्स लग रहा होता है, भैया इस पे फोर्स किस पे लग रहा है, हमने बोला ना Q2 पे फोर्स लग रहा है, तो F बटा Q2, ठीक है, तो F बटा Q2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे E है ना, E के जगह पे हम लोग F बटा Q2 डाल दिए, यहाँ पे हमारा 4πr² पहले से है, Q1 बटा एप्सिलॉन नॉट पहले से है। सर बाकी सबको इक्वल टू के इधर ले गए, फोर्स को इधर ही रहने दिए, तो फोर्स बराबर Q2 उधर गया तो Q1 Q2, नीचे में 4πr² एप्सिलॉन नॉट, तो सर अगर तुम देखोगे यहाँ से देखो एप्सिलॉन को इधर करो तो 4π एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 ऊपर में, नीचे r², तो यही हमारा फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r², दिस इज कूलम्ब्स लॉ, यही हमारा कूलम्ब्स लॉ है, जो कि हमारा 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r², 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्या है, K होता है, ठीक है, क्या होता है, K होता है, बस हो गया, यही हमारा कूलम्ब्स लॉ है, K Q1 Q2 बटा r²। अब आगे चलते हैं, अगला है टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले देखो ये लैंग्वेज पढ़ लेना, ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले एक वायर ले लिया, ठीक है, ये देखो ब्लू कलर से, ये हमारा क्या है, एक वायर है, देखो यहाँ पे इस पे क्या है कि चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके लिए हम लोग एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, ये वाला, ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है, एक गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस का जो हमारा रेडियस है वो r है, ठीक है। हम लोग क्या कि इस गॉसियन सरफेस का जो लेंथ है, मतलब इस वायर का लेंथ l है, तो गॉसियन सरफेस का भी लेंथ क्या है, l है, ये बातें क्लियर है, ठीक है। हम लोग इस गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा एरिया ds कट किए, तो भैया इस प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की डायरेक्शन में है, और जो एरिया कट किए ds उसका भी एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन उधर की तरफ ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी थीटा बराबर क्या हो गया, 0 डिग्री हो गई, ये बातें क्लियर है, क्लियर कट है। फ्लक्स बराबर ई डॉट ए जानते हैं, छोटा सा फ्लक्स, छोटा सा एरिया ले रहे हैं तो छोटा सा फ्लक्स, तो d5 इक्वल टू ई डॉट ds, मतलब d5 बराबर ई ds cos 0 हो गया, मतलब भैया यहाँ पे सिंपल है, d5 बराबर क्या हो गया, ई डॉट ds हो गया, है ना, cos 0 का वैल्यू 1 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ई डॉट ds हो गया, फ्लक्स बराबर क्या हो गया, ई इंटू s हो गया। अब यहाँ जो s है, s क्या है, तो सरफेस एरिया, कौन सा सरफेस एरिया, तो सर यहाँ पे हमारा जो सरफेस है वो क्या है, सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया जो होगा, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया होता है ये हमारा होता है 2πrl, रेडियस r और हाइट जो है l होता है, तो 2πrl, तो s का वैल्यू हो गया 2πrl, तो यहाँ पे s का वैल्यू डाल दिया 2πrl, ठीक है। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। गॉस थ्योरम से ये हमारा जानते हैं q बटा एप्सिलॉन नॉट, दोनों फ्लक्स के बराबर है, दोनों को बराबर किए, तो यहाँ पे 2πrl उधर जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया, e बराबर q बटा 2πrl इंटू एप्सिलॉन नॉट। सर ये 2π एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, q उधर रहेगा, rl जो नीचे में है ये भी नीचे में रहेगा, तो e इज इक्वल टू 1/2π एप्सिलॉन नॉट q बटा rl, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा। ये जो लेमडा है, लेमडा बराबर क्या होगा, चार्ज बटा लेंथ होगा, लेमडा बराबर क्या होगा, चार्ज बटा लेंथ। सर यहाँ देखो चार्ज और लेंथ, ऊपर में चार्ज नीचे में लेंथ है ना, चार्ज बटा लेंथ, तो भैया यहाँ पे लेमडा का वैल्यू सीधा डाल दो, या फिर सर यहाँ पे लेमडा बराबर चार्ज बटा एल है, सर देखो लेमडा बराबर चार्ज बटा एल है,
है ना। तो चार्ज बराबर क्या होगा, तो एल उधर चला जाएगा, लेमडा इंटू एल हो जाएगा। तो सर जहां चार्ज है वहां लेमडा इंटू एल डाल दिए, तो एल से एल खत्म हो गया। तो जैसे एल से एल खत्म हो गया तो ई बराबर बचा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटा आर। तो यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो गया। ठीक है, नीचे वाला भी फॉर्मूला उसी का है, सिंपल सा, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 हो गया, बस सिंपल यही चीज है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटा आर। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज सीट। इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज सीट के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो क्या होता है, तो देखो हम लोग को ये हमारा एक सीट है, इसके थ्रू हम लोग एक गॉसियन सरफेस लिए, तो फ्लक्स हमारा किधर निकलेगा, इधर की तरफ निकलेगा, इधर की तरफ निकलेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर भी, तो हमारा जो फ्लक्स है वो क्या हो गया, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर कैप, दोनों सर्कुलर कैप का एरिया। तो दोनों सर्कुलर कैप का एरिया क्या है, ए है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू दोनों का ए प्लस ए 2a हो जाएगा, तो ई इंटू 2a इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2a हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रॉम गॉस सरफेस, ये तो पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हो गया सर हमारा फ्लक्स बराबर क्यू बेटा एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों जो है सेम हो गया, तो हमारा दोनों बराबर कर देंगे, तो ई इंटू 2a बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट हो गया, 2a इक्वल टू इधर आएगा, तो ई बराबर क्या हो गया, क्यू बटा 2a एप्सिलॉन नॉट हो गया। सर हम लोग जानते हैं सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहाँ सरफेस है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे, वहां लेंथ था तो लेंथ के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लिए हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, क्यू बटा ए हो गया, तो क्यू बराबर क्या हो गया, सिग्मा इंटू ए हो गया। तो भैया यहाँ पे जो क्यू है इसके जब वैल्यू डाल दिया, सिग्मा इंटू ए डाल दिए, इस वाले ए से इस वाले को खत्म करेंगे, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू चार्ज सीट हमारा क्या हो गया, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, किसके लिए, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज सीट, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज सीट के लिए। ठीक है, डन है, ओके वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्पेरिकल सेल। किसी भी चार्ज स्पेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो किसी भी चार्ज स्पेरिकल सेल के लिए इनसाइड द सेल, मतलब अगर सेल के अंदर का बात करेगा तो सेल के अंदर कोई भी चार्ज होता है क्या, नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, आउटसाइड द स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल सेल के बाहर अगर पूछेगा या एट द सरफेस पूछेगा, दोनों सेम ही होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, मतलब के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा, आउटसाइड द स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल सेल के बाहर होगा। क्लियर है यहाँ तक, चलिए भैया बहुत बढ़िया, ये भी बातें क्लियर है। अब लास्ट टॉपिक, सबसे अंतिम टॉपिक, फिर चैप्टर डायग्राम सुपर शॉट खत्म, कहानी पैक। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, तो भैया ये हमारा क्या है, एक सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप का हमने यहाँ पे रेडियस r ले लिया, और ये हमारा क्या है, ओ सेंटर है। ठीक है, हम लोग दोनों साइड एक छोटा सा लेंथ dl कट कर लिया, dl लेंथ यहाँ पे कट कर लिया, देखो dl और dl लेंथ कट कर लिया। ठीक है, अब दूसरा चीज, जो dl लेंथ कट कर लिया, ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, तो इस सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस a मतलब इस छोटे वाले लेंथ dl के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ, मतलब छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी उधर की तरफ, इसके लिए छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी उधर की तरफ, ऐसा हो गया। ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, तो सर इसके लिए डी अगर निकालेंगे तो नीचे की तरफ, तो ये हमारा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में टूटेगा, तो थीटा के साथ जुड़ा हुआ वाला ई डी कॉस थीटा, थीटा से नहीं जुड़ा हुआ वाला डी साइन थीटा, सेम उसी तरीके से डी उधर, तो डी कॉस थीटा इधर आ गया, डी साइन थीटा इधर आ गया। ठीक है, अब एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दोनों निकाल लिए, तो दोनों निकाल लिए, तो भैया दोनों को जोड़ देंगे, घटाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे ना, तो हम लोग निकालते डी एक्स क्या होगा, डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में था, तो 2 डी कॉस थीटा हो जाएगा। डी वाई क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा माइनस डी साइन थीटा, दोनों खत्म होगा, तो डी वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डी वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब भैया हम लोग का डी एक्स डी वाई दोनों निकल गया, तो रिजल्टेंट निकालेंगे, तो डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई का होल स्क्वायर, भैया डी वाई क्या है, जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही रहेगा ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो डी रिजल्टेंट जो है डी एक्स के बराबर हो गया, मतलब रिजल्टेंट डी आर क्या हो गया, 2 डी कॉस थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, यहां तक डन है। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो डी आर का इंटीग्रेशन और यहाँ पे 2 डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, सर डी आर का इंटीग्रेशन ई हो गया, 2 कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, डी अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो डी अंदर हो गया, बट ये जो डी है ये क्या है, इसका वैल्यू हमें निकालना होगा। आप डी का इंटीग्रेशन ई मत लिख देना, ठीक है, तो ये जो डी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका वैल्यू क्या होगा ये हमें निकालना होगा। देखो यहाँ पे तो के क्यू बटा आर स्क्वायर फॉर्मूला जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर, है ना जी, के क्यू बटा आर स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर। सर यहाँ पे डी छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो चार्ज भी हमारा छोटा सा होगा, तो डी क्यू बटा डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कौन सा, तो सर यहाँ पे देखो डिस्टेंस ये वाला डीएल, डिस्टेंस ये वाला ए, तो डिस्टेंस ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, तो के डी क्यू बटा ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वैल्यू डाल दिए, डी के जगह पे ये वैल्यू डाल के डी क्यू बटा ए स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू डाल दिए इंटीग्रेशन के अंदर। अब सर के और ए स्क्वायर ये तो बाहर आ जाएगा, के और ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, अंदर में डी क्यू बचेगा, तो के और ए स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर में फिर से डी क्यू बच गया। अब सुनो, अब हम लोग और जानते हैं लेमडा बराबर चार्ज बटा लेंथ होता है, तो सर लेमडा छोटा सा चार्ज है ना, तो छोटा सा चार्ज है मतलब dq बटा dl हो जाएगा लेमडा बराबर, तो लेमडा बराबर यहां से आ गया dq बटा dl, तो dq बराबर क्या हो गया, लेमडा इंटू dl, है ना, dq बराबर क्या हो गया मेरे भाई, dq बराबर लेमडा इंटू dl हो गया, dl इधर गया तो लेमडा के साथ लेमडा इंटू dl हो गया। ठीक है, यहां तक डन है।
सर ये जो डी क्यू है यहाँ पे वैल्यू डाल दो, तो लेमडा इंटू डीएल वैल्यू डाल दिए, लेकिन इंटीग्रेट जो कर रहे हैं वो जीरो से पाई आर, जीरो लोअर लिमिट और अपर लिमिट पाई आर, ये हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है सर, बाहर में हमारा टू कॉस थीटा के बटा ए स्क्वायर बाहर ही रह गया, अंदर में जीरो से पाई आर लेमडा डीएल, लेमडा बाहर आ गया, लेमडा बाहर, ये सब चीज बाहर आ गया, डीएल अंदर बच गया। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल होगा। देखो डीएल का इंटीग्रेशन एल हो गया, जीरो से पाई आर इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब एल के जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे, है ना, तो एल के जगह पे ऊपर वाला पाई आर रखेंगे, है ना, सबसे पहले एल के जगह पे ऊपर वाला पाई आर रख दिया तो पाई आर, नीचे वाला जीरो तो जीरो, पाई आर माइनस जीरो रख दिया। ठीक है, तो पाई आर माइनस जीरो क्या होगा, पाई आर रहेगा। डन है यहाँ तक। तो भैया इधर वाली चीजें तो सेम है, इधर वाली चीजें तो कुछ भी नहीं की, तो ऐसे ही जैसे एज इट इज रह गया, तो लेमडा पाई आर और नीचे में ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर, तो 2 cos थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के का वैल्यू लेमडा पाई आर बटा ए स्क्वायर ऐसा आ गया। तो यहां से आप देख रहे हो कि यहां से जो है ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, इस वाले 2 से देखो ना, यहाँ से ये पाई से ये पाई खत्म, 2 2 जा 4, यहाँ से 2 से 2 खत्म। डन है यहाँ तक। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट लेमडा आर बटा ए स्क्वायर इनटू cos थीटा, ये आ गया। लेकिन cos थीटा का वैल्यू अभी हम लोग निकालेंगे। अब सर cos थीटा बराबर अगर देखोगे तो x बटा a होगा। कैसे सर, तो देखो यहाँ पे सर cos थीटा निकाले, ये वाला थीटा है सर, ये हमारा r है, ठीक है, ये हमारा a है, ये हमारा x है ना। तो सर अगर cos थीटा निकाल रहे हैं तो क्या हो गया, x बटा a। कैसे, हाउ, तो सर देखो ये हमारा बेस थीटा के लिए ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो x बटा a cos थीटा का वैल्यू हो गया। तो बस यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया, x बटा a हम लोग डाल दिए, तो x बटा a, तो cos थीटा का वैल्यू x बटा a डाले तो x इंटू a क्यू हो गया। सर अब हम लोग और जानते हैं लेमडा बराबर चार्ज बटा लेंथ होता है ना, लेमडा बराबर चार्ज बटा लेंथ होता है। चार्ज तो ठीक है, लेकिन ये l क्या है, लेंथ है। l क्या, तो सर्कुलर लेंथ, सर्कुलर क्या है तो सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस है ना। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो लेमडा बराबर क्या हो गया, क्यू बटा 2 पाई आर हो गया। तो लेमडा बराबर क्यू बटा 2 पाई आर, तो सर यहाँ लेमडा है, इसके जगह पे क्यू बटा 2 पाई आर डाल दिया हमने, क्यू बटा 2 पाई आर। इस वाले आर से इस वाले आर को खत्म करेंगे, खत्म कर दिया, तो बचा क्या, 2 2, ये देखो 2 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में क्यू नीचे में x, तो क्यू इंटू एक्स, नीचे में ए क्यू तो ए क्यू, तो यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। लेकिन ये जो a है इसका वैल्यू क्या है, तो a हमारा हाइपोटेनस है, तुम देख रहे होगे a हमारा इस तरीके से है, a हमारा इस तरीके से, ये 90 डिग्री है, ये हमारा ये है, ये हमारा r है, ये हमारा x है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डन है। ठीक है, तो a बराबर क्या हो गया, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सर यहाँ पे a का एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर, सर रूट का मतलब पावर 1/2, तो पावर 1/2 गुना 3 क्योंकि भैया a क्यूब है तो गुना 3। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया सर्कुलर लूप के लिए वो क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप का फॉर्मूला आ गया। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको मजा आया होगा। इस चैप्टर, हाँ भाई समरी वमरी क्या है, समरी वमरी कुछ भी नहीं है, बस अच्छे से इस चैप्टर को एक बार फिर से जो है ना 1.5x पे, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये एक सुपर शॉर्ट था छोटा सा, ठीक है, मतलब ये कि आपका एक रैपिड रिवीजन था कि भैया पूरा रिवीजन एक बार करवा दो, पूरा रिवीजन एक बार करवा दो। लो भाई करवा दिया मैंने, हाँ वन शॉट वगैरह या फिर चैप्टर पूरा तो ये तो मैंने पूरा पढ़ा रखा है या पढ़ा रहा हूँ, तो उसको अच्छे से करो। बाकी ये छोटा सा रिवीजन था, इसको मजेदार तरीके से पढ़ो, अपने दोस्तों के साथ सारे ग्रुप्स में इसको जो है सर्कुलेट करो। और दूसरी चीजें क्या है कि भैया आपका इसका नोट्स कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम पे जाना, जो हमने टेलीग्राम दिया है उस टेलीग्राम पे जाना, और वहां पे टेलीग्राम पे जाकर, ठीक है मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, टेलीग्राम का क्या है, @ ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ @ABHISHEK अभिषेक सर, अभिषेक सर HPW, ये आप सर्च करना आपको मिल जाएगा। अभिषेक सर PW ये आप सर्च करना मिल जाएगा, और वहीं पे आप सर्च करना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ठीक है, स्पेलिंग सर्च करना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज सुपर शॉर्ट, या फिर सीधा सुपर शॉर्ट सर्च करना, आपका सारा लिस्ट आ जाएगा, उसमें पहला इलेक्ट्रिक फील्ड वाला होगा, उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो बाय बाय एवरीवन, धन्यवाद बच्चा पार्टी, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगला चैप्टर के लिए एकदम तैयार रहो, लेकिन तभी आएगा चैप्टर जब इस वीडियो पे बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिखाओगे, ढेर सारा कमेंट्स करोगे, और एक बच्चा एक ही कमेंट करेगा, और भाई टारगेट रखते हैं ना 1000 कमेंट का इस वीडियो पे, तो फटाक से जल्दी से इस वीडियो पे 1000 कमेंट्स आने चाहिए, फिर मजा आ जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए एकदम हाजिर हो जाएगा। चलो भाई बाय बाय।